गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे संगनन बहुलीकरण। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब देखिए यहाँ पर एक संगनन वर्ड आता है, तो मतलब संगनन जो बहुलक होते हैं इनका जो निर्माण जो होता है वो संगनन बहुलीकरण के द्वारा होता है। तो संगनन बहुलक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अपन पहले पढ़ चुके हैं कि दो या दो से अधिक द्विक्रियात्मक या त्रिक्रियात्मक समूह युक्त एकलक है। जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो छोटे समूह का कहने का मतलब जैसे H2 हो गया, ROH एल्कोहल हो गया, HCl हो गया आदि छोटे छोटे अणुओं का क्या होता है, निष्कासन होता है। और इस प्रकार निष्कासन होने से जो बहुलक बनता है उस बहुलक को अपन क्या कहते हैं, संगनन बहुलक कहते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, संगनन बहुलीकरण या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहलाती है। अब यहाँ पर जो बहुलक बनेंगे तो ये जो अभिक्रियाएं हैं एक के बाद एक पद में क्या होती है, संपन्न होती है। और प्रत्येक जो उत्पाद बनता है वो क्या होती है, द्विक्रियात्मक स्पीशीज होती है। और ये जो पद होते हैं वो एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते हैं, तो इसलिए इस संगनन बहुलीकरण को एक और नाम से जाना जाता है। तो इसको जो है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो एक अपन एग्जांपल लेके इसको समझ सकते हैं कि संगनन बहुलीकरण कैसे होता है। तो अपन इसके अंदर जैसे डाई एल्कोहल और डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से पॉलीएस्टर बहुलकों का निर्माण होता है, तो वो भी किसके द्वारा होगा, संगनन बहुलीकरण के द्वारा होगा। या अपन डाई एमीन और डाई अम्लों की आपस में अभिक्रिया से पॉलीएमाइड बहुलक बनेंगे, और वो भी जो है किस बहुलीकरण के द्वारा बनेंगे, संगनन बहुलीकरण के द्वारा बनते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर अपन नाइलॉन 6,6 ले सकते हैं, जिसके अंदर हेक्सामेथिलीन डाईएमीन और एडिपिक अम्ल है। तो ये जो बहुलक बनेगा ये संगनन बहुलक कहलाएगा, नाइलॉन 6,6। और इसकी क्रियाविधि भी किसके अकॉर्डिंग होगी, संगनन बहुलीकरण के आधार पर होती है। और दूसरा अपन जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल और टरथैलिक अम्ल है, जिससे पॉलीएस्टर बहुलक जो है टेरिलीन या डेक्रोन का निर्माण होता है। तो इसकी भी जो क्रियाविधि है वो किसके आधार पर संपन्न होगी, संगनन बहुलीकरण के आधार पर संपन्न होती है। अब यहाँ पर अपन एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। एग्जाम्पल अपन यहाँ पर लेते हैं टेरिलीन, जिसको अपन डेक्रोन भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो टेरिलीन या डेक्रोन का जो निर्माण जो होता है वो एकलक इकाई इसके अंदर जो काम आती है वो आती है, इसके अंदर एक आती है एथिलीन ग्लाइकॉल और दूसरा इसके अंदर आता है टरथैलिक अम्ल। तो आप देखिए इसकी ये अभिक्रिया करके किस प्रकार से टेरिलीन का निर्माण होगा। ये हो गया अपना एथिलीन ग्लाइकॉल और प्लस इसकी अभिक्रिया अपन करवाते हैं टरथैलिक अम्ल। जब एथिलीन ग्लाइकॉल और टरथैलिक अम्ल यहाँ C6H5 या यहाँ पर आप वलय भी बना सकते हो, जब ये आपस में जब अभिक्रिया करेंगे तब देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल का यहाँ से क्या हटेगा, H, और टरथैलिक अम्ल का यहाँ से क्या हटेगा, OH हट जाएगा। तो माइनस क्या हो गया, H2O, और ये वापस पूरा जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा
OH। तो ये एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक अम्ल दोनों ने अभिक्रिया की, छोटा अणु यहाँ से जल मॉलिक्यूल H2 निकला और यहाँ पर ये देखो द्विक्रियात्मक स्पीशीज का निर्माण हो, एक इसमें OH समूह है और एक इसमें कौन सा समूह है, COOH समूह है। अब ये जो द्विक्रियात्मक स्पीशीज युक्त जो उत्पाद बना ये फिर अभिक्रिया करेगा किसके साथ में, एथिलीन ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो इसके आगे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये एथिलीन ग्लाइकोल। अब एथिलीन ग्लाइकोल जब इससे अभिक्रिया करेगा तो ये जो द्विक्रियात्मक युक्त स्पीशीज थी इसका तो क्या हटेगा, OH, और इसका क्या हटेगा, H। यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O, और ये पूरा जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा ये उत्पाद बन गया। इस प्रकार से ये जो अभिक्रियाएं हैं 1 बाय 1 स्टेप आगे से आगे क्या रहेगी, जारी रहेगी। अब ये स्पीशीज बनी यहाँ पर, ये फिर अभिक्रिया करेगी किसके साथ, टरफथैलिक अम्ल के साथ। ये अपने फिर ले लिया टरफथैलिक अम्ल। अब यहाँ से इसका OH हटेगा और इसका क्या हट जाएगा, H। यहाँ से क्या हट गया, माइनस H2 हट गया और ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो देखो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, तो यहाँ पीछे क्या बचा, O, और ये डायरेक्ट जुड़ गया इससे C डबल बॉन्ड O से, ये C6H5 और ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये हो गया OH। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया जारी रहेगी और इस प्रकार से आगे चलती जाएगी। अब यहाँ पर अब ये देखो समूह इसके अंदर बार बार रिपीट हो रहा है। ये कहीं देखिए यहाँ से अपन इसको H को फ्री करें, देखो ये समूह पूरा यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये फिर वापस ये क्या, ये सेम चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसको अपन N के रूप में लेकर इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा यहाँ देखिए यहाँ से ये OCH2 CH2O C डबल बॉन्ड O C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये जो पूरी जो यहाँ से जो ये बहुलक बना ये और ये आगे देखो ये सेम यहाँ तक, ये वापस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको अपन इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो ये अपना क्या बन जाएगा, टेरिलिन, या उसको अपन डेक्रॉन भी कहते हैं। तो ये जो यहाँ पर टेरिलिन या डेक्रॉन का जो निर्माण हुआ, इसके अंदर एक जो इकाई थी अपने पास क्या था, एथिलीन ग्लाइकोल था और दूसरा क्या था, टरथैलिक अम्ल। तो टरथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल जो है संघनन बहुलीकरण के द्वारा किसका निर्माण कर रहे हैं, टेरिलिन का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यह जो अभिक्रियाएं जो है एक के बाद एक पद में संपन्न होती जाएगी और प्रत्येक पद इसके अंदर द्विक्रियात्मक स्पीशीज होती है। तो ये जो इसकी टेरिलिन जो बहुलक बना है, इसकी मैकेनिज्म है वो किसके अकॉर्डिंग थी, संघनन बहुलीकरण के द्वारा अपन इसको समझ सकते हैं। इसकी दूसरा आप एग्जांपल नाइलॉन 6,6 का लेकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके अंदर एक इकाई आपकी हो जाएगी हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एक हो जाएगा आप उसके अंदर एडिपिक अम्ल, लेके भी आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो।
नेक्स्ट अपना टॉपिक लेते हैं सबहुलीकरण, या इसको अपन कहते हैं विषम बहुलीकरण। कोपॉलीमराइजेशन और हेट्रोपॉलीमराइजेशन भी इसको कहते हैं। अब देखिए सबहुलीकरण या विषम बहुलीकरण क्या होता है, तो इसके लिए अपन ने पहले पढ़ा था कि सहबहुलक की अपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न जो एकलक है परस्पर जुड़कर जिस प्रकार के बहुलकों का निर्माण करेंगे उसको अपन क्या कहते हैं, सहबहुलक कहते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, सहबहुलीकरण या कोपॉलीमराइजेशन कहलाती है। अब ये जो सहबहुलीकरण की जो प्रक्रिया है यह सहयोगात्मक भी हो सकती है और संगनन भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि योगात्मक सहबहुलीकरण भी हो सकता है और संगनन सहबहुलीकरण भी हो सकता है। तो इसको अपन एक एग्जांपल लेके इसको समझेंगे। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर ब्यूना एस, या इसको अपन SBR भी कहते हैं, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़। इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसकी रिएक्शन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार और वापस ले लेते हैं। तो इसके अंदर एक इकाई होती है, इसके अंदर 1,3-ब्यूटाडाइन और एक होती है इसके अंदर स्टाइरीन। एन अणु 1,3-ब्यूटाडाइन के और एन अणु अपने किसके लिए, स्टाइरीन। जब इसका बहुलीकरण होगा तब देखो इससे जो उत्पाद बनेगा इसको अपन क्या कहेंगे, ब्यूना एस कहेंगे। और ये मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर जो वर्ड होता है ब्यूना, BU का मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन से है, Na का मतलब सोडियम से है और S का मतलब स्टाइरीन से। अब यहाँ पर जो ये ब्यूना एस बना, ये जो ब्यूना एस में एक लग इकाई है, एक 1,3-ब्यूटाडाइन है और एक क्या है, स्टाइरीन है। दोनों एक लग इकाई क्या है, अलग अलग है और असंतरप एक लग है, आपस में मिलकर जिस बहुलक का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो बहुलीकरण हो रहा है वो कैसा हो रहा है, सहयोगात्मक सहबहुलीकरण का एग्जाम्पल है। तो ये योगात्मक सहबहुलीकरण का एग्जाम्पल पूछे तो आप इस ब्यूना एस या SBR का इसके अंदर लिख सकते हो। तो ये ब्यूना एस का निर्माण हो जाएगा, ये कहलाएगा योगात्मक सहबहुलीकरण। अब दूसरा अपन एग्जाम्पल लेते हैं संगनन सहबहुलीकरण का। एग्जाम्पल सेकंड अपन लेते हैं संगनन सहबहुलीकरण का। अब संगनन सहबहुलीकरण के अंदर अपन एग्जाम्पल यहाँ पर नाइलॉन 6,6 ले सकते हैं। नाइलॉन 6,6 का निर्माण अपन पहले पढ़ चुके हैं। हेक्सामेथिलीन
डाइएमीन और एडिपिक अम्ल। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल के जब एन अणु आपस में जो अभिक्रिया करेंगे तो उसमें से एन अणु जो है वो H2O के निकल जाएंगे। यहाँ से ये H हट जाएगा, इसका H हटेगा, इसका OH हटेगा और इसका OH हट जाएगा, बाकी ये पूरा जुड़ जाएगा, जिसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये जो अपना बना, ये यहाँ पर 4 है, इसको अपन कहेंगे नाइलॉन 6,6 और 6,6 क्या है मैं पहले बता चुका हूँ। तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है यहाँ पर, और दूसरा एडिपिक अम्ल। जब आपस में अभिक्रिया की तो जल का निष्कासन हुआ, तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है वो संघनन बहुलीकरण कहलाती है, और संघनन बहुलीकरण के अंदर दोनों एक इकाइयाँ क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे, संघनन सबहुलीकरण कहते हैं। तो ये था इसके अंदर सबहुलीकरण और इसके एग्जाम्पल। अब देखिए इसके अंदर जो सबहुलक जो होते हैं, इसके अंदर सबहुलक के अंदर जो एकलक इकाइयाँ हैं वो आपस में किस प्रकार से जुड़ी हुई है या किस तरीके से जुड़ी हुई है, तो अपन कह सकते हैं सबहुलक के अंदर जो इकाइयाँ हैं उनके अरेंजमेंट के आधार पर, उनके विन्यास के आधार पर सबहुलक है उनको कितने भागों के अंदर बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। तो देखिए इसके अंदर पहला जो आता है इसके अंदर वो आता है क्रम रहित सबहुलक। रैंडम कोपॉलीमर, मतलब सबहुलक है उसके अंदर जो एकलक इकाइयाँ हैं वो किस प्रकार से जुड़ी हुई है, उनका विन्यास क्या है, किस प्रकार से अरेंजमेंट है उनका। तो सबहुलक के अंदर एकलक इकाइयों के अरेंजमेंट के आधार पर उसको कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों के अंदर बांटा गया। तो पहला अपना आता है क्रम रहित सबहुलक, जिसको अपन कहते हैं रैंडम कोपॉलीमर। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो बहुलक होते हैं इसके अंदर जो एकलक इकाई होता है इनका कोई भी क्रम है वो निश्चित नहीं होता है, तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये ए आया, फिर बी आया, फिर ए आ गया, फिर ए बी, मतलब ए इस प्रकार से चलेगा, तो मतलब इसका कोई क्रम है वो निश्चित नहीं होगा। तो इस प्रकार के बहुलकों को अपन क्या कहेंगे, क्रम रहित सबहुलक कहते हैं। सेकंड, एकांतरित सबहुलक। अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर। अब यहाँ पर एकांतरित बहुलक है, इसके अंदर जो एकलक इकाइयाँ हैं वो एकांतरित क्रम में जुड़ी होती हैं, तो इस प्रकार के बहुलकों को अपन क्या कहेंगे, एकांतरित सबहुलक कहते हैं। जैसे ए, फिर बी, फिर वापस ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस प्रकार से ये मतलब अल्टरनेट चलेगा। तो इस प्रकार के बहुलक है उनको अपन क्या कहते हैं, एकांतरित सबहुलक या अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर कहते हैं।
नेक्स्ट अपना आता है थर्ड, क्रम रहित सबहुलक, एकांतरित सबहुलक, और तीसरा जो इसके अंदर एक आता है खंड सबहुलक, जिसको अपन कहते हैं ब्लॉक कोपॉलीमर। अब देखिए खंड सहबहुलक है, इसके अंदर जो है ये जो बहुलक होते हैं इनके अंदर पहले एक प्रकार के एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़कर एक क्या बनाती है, खंड बनाती है, और फिर दूसरे प्रकार की एकलक इकाइयाँ वो आपस में जुड़कर दूसरे खंड का क्या करती है, निर्माण करती है। इस प्रकार ये प्रक्रिया क्या रहती है, जारी रहती है। तो इस प्रकार के बहुलकों को अपन क्या कहेंगे, खंड सहबहुलक, या अपन इसको ब्लॉक कोपॉलीमर कहते हैं। इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे ये देखिए इसमें ए करके ये जुड़ा, फिर ये बी करके जुड़ा, इस प्रकार से एक खंड बना। इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये खंड के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, खंड सहबहुलक कहते हैं। और चौथा जो अपना प्रकार है कलम सबहुलक, जिसको कहते हैं ग्राफ्ट कोपॉलीमर। अब देखिए कलम सबहुलक किसे कहेंगे, तो इसमें क्या होता है कि जो बहुलक जो होते हैं वो एक ही प्रकार के बहुलक जुड़कर एक क्या बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं। और उस श्रृंखला से जो एकलक इकाइयाँ हैं वो शाखा के रूप में क्या होती है, जुड़ी होती है, या खंड के रूप में जुड़ी होती है। जैसे अपन इसको इस प्रकार के बहुलकों को अपन क्या कहेंगे, कलम या सहबहुलक, या इसको ग्राफ्ट कोपॉलीमर कहते हैं, जिसको अपन इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। जैसे ये है। अब यहाँ पर जो है एकलक इकाई जो है वो यहाँ एक खंड के रूप में या शाखा के रूप में यहाँ पर जुड़ी होती है। तो इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, कलम सबहुलक या ग्राफ्ट कोपॉलीमर कहते हैं। तो यह अरेंजमेंट के आधार पर एकलक इकाई किस प्रकार से अरेंजमेंट है, इसके आधार पर ये कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों के अंदर बांटा गया है। अब देखिए ये जो अपन ने सबहुलीकरण पढ़ा, इस सबहुलीकरण की उपयोगिता क्या है, इसका यूजेस कहाँ पर होता है, अपन सबहुलीकरण के द्वारा इसका यूज कहाँ कर सकते हैं। तो ये जो सबहुलीकरण जो प्रक्रिया है इसके द्वारा अपन जो बहुलक होते हैं उनके गुणों में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, और उनका व्यावसायिक रूप से उनको अधिक महत्वपूर्ण इस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है। अब कैसे, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपने पढ़ा नायलॉन 66, तो ये जो नायलॉन 66 जो है इसके अंदर एकलक इकाई अपन पहले पढ़ चुके हैं। एक होता है इसके अंदर हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, और एक क्या होता है इसके अंदर एडिपिक अम्ल होता है। अब ये जो नायलॉन 66 बनेगा तो इसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, कम होता है, और क्रिस्टलीय गुण भी क्या होता है, कम होता है। अब अपन इस सबहुलीकरण प्रक्रिया के द्वारा
इसका गलनांक को यदि अपन को क्या करना है, बढ़ाना है, और क्रिस्टलीय गुण को भी बढ़ाना है, तब इसके अंदर अपन कौन सी प्रक्रिया काम में लेंगे, सबहुलीकरण। अब सबहुलीकरण कैसे काम में लेंगे, तो इसके अंदर देखो नाइलॉन 6,6 के अंदर एक तो एक इकाई है, इसके अंदर हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और एक इकाई इसके अंदर क्या है, एडिपिक अम्ल, जिससे नाइलॉन 6,6 बना। अब अपने इसको गलनांक को बढ़ाना है, तब इसके अंदर अपन थोड़ी मात्रा के इसके अंदर इसको क्या मिला देंगे, टरथैलिक अम्ल। अब इसमें एक इकाई कितनी हो गई, 3 हो गई। तो नाइलॉन 6,6 तो इन दो इकाइयों से मिलकर बनता था, उसका गलनांक क्या होता था, कम होता। अब तीसरा अपन ने इसमें क्या मिला दिया, टरथैलिक अम्ल। अब इसके सबहुलीकरण के द्वारा जो बहुलक बनेगा उसका गलनांक भी उच्च होगा और क्रिस्टलीय गुण भी क्या होंगे, उच्च होंगे। तो ये सबहुलीकरण का इसके अंदर यूज होता है। तो मतलब इसकी व्यावसायिक दृष्टि से इसकी जो उपयोगिता वो क्या होगी, बढ़ गई है। दूसरा एक अपन और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अपन जानते हैं कि जो स्टाइरिन होता है, स्टाइरिन, इसके अंदर अपन 20 से 30% स्टाइरिन के अंदर अपन क्या मिला देंगे, एक्रिलो नाइट्राइल मिला देंगे। तो स्टाइरिन और एक्रिलो नाइट्राइल अपन ने 20 से 30% इसके अंदर मिला दिया। तब अब इससे जो बहुलक बनेगा, सबहुलीकरण के द्वारा जो बहुलक बनेगा वो क्या होगा, इम्पैक्ट होगा, और हाइड्रोकार्बन के प्रति वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो बहुलक है बन रहे हैं उसके अंदर गुणों के अंदर और परिवर्तन अपन किसके द्वारा कर सकते हैं, सबहुलीकरण के द्वारा कर सकते हैं, जिसके द्वारा उसकी उपयोगिता और क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो ये था अपना सबहुलीकरण। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।